महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस सुधांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी। महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजनाओं पर काम करने वाले विद्वान ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। तरीका क्या था? अंततः उन्होंने इस श्लोक का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष का समय लगा। तो विभिन्न भाषाओं की पांडुलिपियों को एकत्रित करके और विद्वानों द्वारा उसे संग्रहित किया गया, एकत्र किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप पर उभर कर सामने आई। पहली, संस्कृत की कई पाठों के अनेक अंशों में एक ही समानता थी। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक ही समानता देखने को आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। यह 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं का घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद दृढ़ और मैत्तज्ञ दोनों ही चित्रित करते हैं। विभिन्न तरह की भाषाएं में लिखी गई श्लोक थे। इन लोगों ने ऐसे संग्रह किया कि जो विभिन्न भाषाओं से मिलता जुलता हो, करीब करीब सभी पांडुलिपियों में इसका प्रयोग किया गया हो। उन सारे श्लोकों का इन लोगों ने एक संग्रह किया। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही और समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। इतिहासकारों का यह समझना था कि ग्रंथ में जो भी श्लोक लिखा गया है उसका जो अर्थ बनता है उसी तरह की परंपरा या संस्कृति उस समय में रहा होगा। कालांतर में विद्वानों ने
इन सारे श्लोकों को पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। ये सारे जो श्लोक थे, इन श्लोकों की अवहेलना उस समय कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि उस समय के जो नियम थे उसमें बंधुता एवं विवाह के क्या नियम थे, परिवारों के बारे में उनके क्या नियम थे, क्या व्यवहार थे, उनमें क्या भिन्नता थी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनका क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। हर परिवार की एक अपनी रहन सहन और परंपरा होती है जो दूसरे परिवार से भिन्न होता है। ऐसे एक कहावत भी है कि हर 10 कोस पे रहन सहन भाषा का परिवर्तन होता है, जो आज भी देखने को मिलता है कि हम कुछ दूरी पर अपने आप को जब बदलते हैं तो जैसे कहीं हिंदी है, कहीं मगही है, कहीं पे भोजपुरी भाषा का प्रयोग है। विवाह पद्धति में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। मैथिली में अलग तरह की परंपराएं हैं। अन्य जो जातियां हैं उसमें भी विवाह पद्धति कुछ अलग तरीके का है। कुछ लोग विवाह पद्धति को अपनी परंपराएं के अनुसार परंपरागत ही मानते आ रहे हैं, उसी अनुरूप अपनी विवाह पद्धति को मानते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उसकी रिश्ता और उसके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों के साथ ही संपादित भी करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। कई रिश्तों को जोड़कर भी परिवार बनाया जाता है, जिससे अनेक संबंध उसमें निहित होते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। कुछ खून का रिश्ता होता है, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे, मौसेरे, अपने खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधी विचारों का अभिविश्लेषण कई रूप में करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है, उसके विचार का पता चलता है, उसके व्यवहार का पता चलता है, उसके रहन सहन का पता चलता है, उसकी पृष्ठभूमि की पता होती है। संभवतः इन विचारों से लोगों को क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार के विचारों पर भी असर डाला।
लोगों के विचारों पर भी ये विद्वानों द्वारा जो संग्रहित किया गया इसके श्लोकों से उनके व्यवहार और विचारों में भी काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी भिन्नता देखने को मिली। आगे हम इसी विषय के दूसरे भाग का वर्णन अगले व्याख्यान में देंगे। धन्यवाद।